Hello, my curious learners. Welcome to Garima's Bioverse. Students, have you ever think how can a football move up in the high? How can I put this marker up? How can I move in the floor? All these phenomena can be happen by a simple word that is force. So student, in this video we are going to explore the world of force. The chapter of class 8, the name is Exploring Force from Curiosity book. So what is force? Actually force is a push or pull of any object. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करें या पुल करें. पुश मीन्स उसको धक्का दे या उसको अपनी तरफ खींचे. दैट इज फोर्स. हर चीज में फोर्स अप्लाई हो रहा है. अब ये फोर्स जो है वो कैसे मतलब क्या कर सकता है. अगर मैं यहाँ पर कोई भी आप इमेज करिए, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं पुश कर रही हूँ, एक कार्डबोर्ड बॉक्स है उसको मैं पुश कर रही हूँ, तो क्या होगा, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा. मीन्स वी कैन से अ फोर्स कैन चेंज इट्स पोजीशन. फोर्स कैन चेंज ऑब्जेक्ट्स पोजीशन. हम आटा लगाते हैं, आटा लगाने में जो मम्मी आटा लगाती है तो उसमें आटे का शेप चेंज होता है. सो इट कैन ऑल्सो चेंज शेप. शेप भी चेंज कर सकता है. एंड ऑल्सो साइज कैन ऑल्सो बी चेंज बाय द हेल्प ऑफ फोर्स. तो फोर्स क्या क्या नहीं कर सकता. ये तो सब कुछ कर रहा है, पोजीशन भी चेंज कर रहा है, शेप भी चेंज कर रहा है, साइज भी चेंज कर रहा है. मीन्स फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट बी अप्लाइड. अब फोर्सेस होते कौन कौन से हैं या क्या क्या टाइप है कि सारी काम जो पोजीशन चेंज करना सब कुछ क्या एक ही फोर्स कर सकता है. नहीं, फोर्स अलग अलग टाइप के होते हैं. सम फोर्सेस आर ऑफ कॉन्टेक्ट, सम आर कॉन्टेक्ट फोर्सेस एंड सम आर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस. नाम से आपको समझ में आ रहा होगा. कॉन्टेक्ट फोर्सेस मीन्स जिसमें हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यूज हो रहा हो, एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस आर जिसमें हमारा कॉन्टेक्ट नहीं यूज हो रहा होगा. तो कॉन्टेक्ट फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं. जैसे मैं अगर एक बॉक्स को धक्का दे रही हूँ, दैट इज कॉन्टेक्ट फोर्स बिकॉज माई हैंड अप्लाइड फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर वुडन बॉक्स. मेरा जो हैंड है वो अप्लाई कर रहा है फोर्स उस पर. दैट इज मस्कुलर फोर्स. कौन सा फोर्स होगा वो, मस्कुलर फोर्स. यस. और कौन से कॉन्टेक्ट फोर्स होंगे, जब हम वॉक करते हैं, व्हेन वी मूव ऑन अ स्ट्रीट, तो उसमें एक फोर्स लगता है जिससे हम चल पाते हैं. दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स. वेरी गुड. फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज ऑल्सो अ कॉन्टेक्ट फोर्स. एंड अगर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करें तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स जिसमें जैसे कि अर्थ का मैग्नेटिज्म. अर्थ मैग्नेटिज्म बहुत सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है. दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. ये कॉन्टेक्ट से नहीं है, ये उसकी रेंज से पॉसिबल है. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इसमें नहीं हो रहा है. ये जैसे कंपास यूज करते हैं, कंपास हमें डायरेक्शन शो करता है. कंपास अर्थ मैग्नेट को क्या करता है, अर्थ मैग्नेट के अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन बताता है. तो दैट इज अ काइंड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी कैन से. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है. जैसे कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ सेम चार्जेस लाइक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, देन इट विल गेट रिपेल. अपोजिट साइड में फोर्स लगेगा, ये दूर दूर हट जाएंगे. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ अपोजिट चार्जेस, इट विल गेट अट्रैक्टेड. क्या होंगे, पास आएंगे और अट्रैक्ट होंगे. ओके. अब एक और फोर्स जो है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वी कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स. नॉन कंडक्ट फोर्स में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में लगता है. हम लोग जहां रहते हैं हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. ओके. अब इसमें हम देखेंगे इन सारे फोर्सेस हमने देखे. अब इसका अगर मैं फ्रिक्शन को देखूं, फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ अपोजिंग फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड बाय द लैंड बाय द सरफेस टू आवर फूट. हमारे फूट पर जो लग रहा है, हमारे पैर पर जो अपोजिट फोर्स लग रहा है
जो हमें चलने से रोक रहा है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। विच वन? स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मींस लाइक मैं अभी यहाँ पर स्टेबल हूं, मैं अभी एक पर्टिकुलर स्टेट में हूं, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसे मैं खड़ी हूं यहाँ पर कि जो हम मेरी सरफेस होगी, नीचे की जमीन है, वो मेरे ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगा रही है, जिस वजह से मैं प्रॉपर वे में स्टेबल हो पा रही हूँ। रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का जो व्हील होता है वो रोल ऑन करता है। रोलिंग करते टाइम जो सरफेस उस पर फोर्स लगा रही है, दैट मेक्स देम रोल। तो रोल करने पर जो फोर्स लग रहा है, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मेक्स अ सब्सटेंस मूव। मींस अगर मैं थोड़ा चलने लगूं, दैट इज माय स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मींस स्टैटिक पोजीशन से मूवेबल पोजीशन में आना, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, तो ये सब आपको क्लियर होगा आई थिंक। एक और फोर्स मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, जैसे आप लोग पेन यूज करते हो, पेन के अंदर एक स्प्रिंग लगी रहती है, दैट इज इलास्टिक फोर्स वी कैन से। उसमें आप जितना उसको खींचोगे फिर उसको छोड़ दोगे, इट विल टर्न, इट विल चेंज इट्स शेप बट बैक अगेन टू द सेम शेप। वो अपने अपने द्वारा से उसी शेप में आ जाता है। इट इज a spring force, and spring balance is also a topic in your book. Spring balance is a measuring balance that can measure the force. फोर्स को मेजर करेगा और उसको बताएगा कि कितना फोर्स कितने मास वाले ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है। ओके, अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जो फोर्स होता है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो फोर्स का अगर मैथमेटिकल देखा जाए तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? मास इज अ वेट ऑफ अ सब्सटेंस, अ फिक्स्ड वेट ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज मास। तो इसकी यूनिट क्या होगी? किसमें मेजर होगा? किलोग्राम में। एंड एक्सेलरेशन होता है पर्टिकुलर मूवमेंट, मींस किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कैसे मूव कर रहा है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, कितने टाइम में, दैट इज एक्सेलरेशन। लाइक अब इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू एम ए, स्मॉल एम स्मॉल ए, m for mass, a for acceleration. The unit of mass is kilogram and acceleration is meter per second square. Okay? अब फोर्स है, इसको हम कैलकुलेट एक एग्जांपल में लेना चाहूंगी। जैसे कि अगर मैंने बोला a force is applied on an object of 20 kg, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऑब्जेक्ट का मास कितना बता रही हूं मैं? 20 kg। एंड उसका अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं तो एक्सेलरेशन उसका कितना दिया है मैंने? मान लो इट विल मूव बाय द एक्सेलरेशन और स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका एक्सेलरेशन क्या दे दिया? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द फोर्स? तो यहाँ पे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स इक्वल्स टू मास कितना है? 20, एक्सेलरेशन कितना है? 9। तो आंसर विल बी 180। वेरी गुड। अब 180 अकेला लिख देंगे क्या? नहीं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पर ये यूनिट दी गई है। अगर इसकी एक और यूनिट की मैं बात करूं तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? मास का किलोग्राम हो जाएगा, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मींस दिस इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ फोर्स। बट आपको ये याद रखनी है, न्यूटन न्यूटन है, एसआई यूनिट है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं और वो फोर्स की यूनिट है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब अगर मैं बात करूं कि फोर्स कैसे, लाइक अगर दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, जैसे एक वुडन बॉक्स आप यहाँ पे इमेज करिए, एक कोई भी इधर से 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और उधर से 5 न्यूटन का, मींस क्या ये बैलेंस्ड फोर्स होगा? नहीं, ये अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। एक साइड से 5 न्यूटन का लग रहा है, एक साइड से 4 न्यूटन का, तो टोटल फोर्स कितना होगा? 1 न्यूटन ओनली। लाइक एक वुडन बॉक्स है, इसमें यहां से 4 न्यूटन का फोर्स है, यहां से 5 न्यूटन का, तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये वुडन बॉक्स? इस डायरेक्शन, क्योंकि यहां पर ज्यादा फोर्स है। और अगर मैं टोटल फोर्स की बात करूं कि टोटल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है,
इट विल बी 5 minus 4 मीन्स 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का टोटल फोर्स लगेगा। मीन्स इससे हमें समझ में आया फोर्स इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अब अगर एक और एग्जांपल लूं, ये वुडन बॉक्स है, इस साइड फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, इधर द्वारा से फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का इन द सेम डायरेक्शन, देन द टोटल फोर्स विल बी 4 plus फोर्स मीन्स 8 न्यूटन। तो आपको एक बात इससे क्लियर हो गई होगी, अगर हम एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं इट विल गेट एड अप, अगर हम उसको अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहे हैं इट विल गेट बी सब्सट्रैक्टेड। सेम डायरेक्शन में लगाओगे तो फोर्स ऐड हो जाएंगे और अगर डायरेक्शन अलग अलग होंगी तो फोर्स सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? अब हम इसमें एक और चीज देखेंगे कि वाटर में फोर्स कैसे लगता है। ये हमने एयर की, लैंड की बात की, जब इतना सारा फोर्स इसमें अप्लाई होता है। वाटर में फोर्स कैसा लगता है? वाटर में जो फोर्स लग रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो लगा रहे हैं, दैट इज नोन एज बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट। क्या बोलेंगे उसको? बायोंट फोर्स बोलेंगे, बायोंट फोर्स और अपथ्रस्ट। ये जो अपथ्रस्ट होता है, ये वाटर में जो फोर्स लगता है उसको बोला जाता है। जैसे आपने कोई बॉटल पानी भरा हुआ एक जगह में, आपने बॉटल को उसमें रखा, बॉटल को अंदर आपने उसमें डाला, तो उसके बाद क्या होगा? क्या बॉटल ऊपर आएगी एकदम से? तो कैसे ऐसा हुआ कि बॉटल ऊपर आई? तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो उस बॉटल पर फोर्स लगा रहे हैं या अपर लेयर ऑफ वाटर पर फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज बायोंट और दैट इज अपथ्रस्ट। ओके, तो आपको आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। हमने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं मस्कुलर और फ्रिक्शनल, नॉन कॉन्टैक्ट में आते हैं मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल। फोर्स का हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों की यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, हमने उसको कैलकुलेट करना सीखा। उसके बाद मैंने फोर्स को एड ऑन, मीन्स अगर एड ऑन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं मीन्स अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब उसके बाद हमने बायोंट फोर्स भी देखा, स्प्रिंग बैलेंस भी देखा, तो सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। स्टूडेंट्स, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, F इक्वल्स टू ma होता है। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में मान लो मास नहीं दिया गया है, फोर्स दिया गया है और एक्सेलरेशन दिया गया है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मास इक्वल्स टू F अपॉन a। जो फॉर्मूला है वो ऐसे चेंज हो सकता है। अगर मान लो एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, तो ये भी आपको चेंज करना आना चाहिए। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपको फ्री फॉल बोला गया है, लाइक एक हाइट से कोई एक बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, उस केस में आपको बॉल का मास दिया है 2 kg, लेकिन आपको एक्सेलरेशन भी नहीं पता, फोर्स भी नहीं पता, तो फ्री फॉल के टाइम पर आपको एक्सेलरेशन मानना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो इट कैन बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट अकॉर्डिंग टू यू मीन्स आपके 8th क्लास के लेवल पर आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन याद रखना है। तो आप उसमें अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया गया तो भी आप उसमें 10 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ओके, आई रिमेम्बर वन क्वेश्चन इज देयर। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में कि अगर कोई एक स्मूथ सरफेस है और एक रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा? तो आप लोग मुझे बताएंगे एक स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है या एक रफ सरफेस पर, और कैसे हम स्मूथ सरफेस पर फिसल जाते हैं और रफ सरफेस पर इजीली चल पाते हैं। तो आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले आपको कितना चैप्टर में क्लियर है, कितना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। स्टे फोकस्ड, स्टे क्यूरियस विद मी। थैंक